नमस्कार फ्रेंड्स, मैं चंदा श्रीवास्तव फिर एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी मुर्दों की दुनिया। गर्मी शुरू हो गई। मोटर के अड्डे के सामने वाले कुएं पर पियाऊ बैठा दिया गया था। नारायण पंडित चौड़े मुंह के 4-5 मटके धरे ईंटों के पक्के पर सागर रखे, बिल्ली की खपाच की नाली बनाए। सागर में पानी उड़लते रहते। प्यासे आ कर नीचे पड़ी पटिया पर घुटने मोड़ कर चुल्लू से पानी पीते और चले जाते। सामने इमली का भारी भरकम पेड़ तले 2-3 मोटरें खड़ी रहती, जिनमें से एक आध की मरम्मत होती। एक कूड़ा वाली का अड्डा कहलाता यह। कुछ पत्थर वालों की दुकानें यहाँ है, जो दिन भर लाल लाल पत्थरों पर छेनियाँ घिसते और पत्थर को चक्की, सील या लोहे की शक्ल प्रदान करते। मोटरों की क्लीनर और ड्राइवर या तो इमली की छाह में पड़े सोते या मोटर की मोटी मोटी गद्दियाँ बिछाकर जोड़ा पत्ता खेलने में मशगूल रहते। मोटर छूटे काफ़ी देर हो चुकी थी, इसलिए सब कुछ शांत था। नारायण पंडित ने हे राम कहते हुए जम्हाई ली, जिसमें सब बिगड़ कर हराम हो गया। जोड़ा पत्ता खेलने वाला जमघट अपनी चालों में डूबा हुआ था। तख्त पर उकड़ू बैठे, जालीदार बनियान पहने निसार के कानों में पंडित की आवाज़ पड़ी तो एकदम अपने बकरे को छनबिछिया खिलाते खिलाते रुक कर बोल पड़ा, एक फक्की और लगे महाराज, लाओ जरा हम भी देखे तुम्हारा ओछा का तमाकू। चूना वूना है डिबिया में कि चाट गए? तुम तो अपनी लीदी तम्बाकू खाओ, भर मुँह या भला तुम्हारे मुँह लगेगी। कहाँ इस तम्बाकू की एक चुटकी, कहाँ सुरसा सा तुम्हारा मुँह, ऊँट के मुँह में जीरा। कहकर नारायण पंडित हथेली पर रखी तम्बाकू रगड़ने लगे। वाह रे महाराज, बस उंगली भर का कलेजा तुम्हारा जरा सी तम्बाकू में घिसा दिया। निसार ने कहा, आपने तहमत को घुटने तक सरका बकरे तो छनबिछिया खिलाने में उलझ गए। तभी कंकड़ की सड़क के किनारे रद्दे जैसे नरम नरम बेहद गरम धूल को पार करके आते हुए ठेकेदार ने पूछा, कूड़ावली वाली लारी कब तक आएगी निसार मियाँ? निसार ने बड़ी नज़र से ठेकेदार की ओर ताका, छनबिछिया की फली तोड़ने लगा तो चांदी के रौनों की तरह झंझना उठा। बताया नहीं तुमने कब तक आएगी? ठेकेदार ने पूछा। यो पूछो न मियाँ बिया, क्या जोड़ देते हो? निसार ने जवाब दिया और फिर जैसे खुद को कहने लगा, भला बताइए क्या दस्तूर है? फिर उसकी नज़र घुमाकर बोला, अब आने वाली आध घंटे में। क्यों, कोई आने वाला है क्या? हाँ कहकर ठेकेदार पियाऊ की ओर बढ़ गया। निसार ने अपने बकरे की पुट्टे सहलाए, पिछली टांगों को दबाने लगा, फिर पुचकारते हुए प्यार से उसकी जांघ पर एक थपकी दी। बड़ा निराला बकरा था, नूर यही नाम था उसका। बाकी चाल नन्हे नन्हे सियाह खूर, जिन पर तगड़ी भरी हुई काठी का भार, जैसे पुराने जमाने की कोई तंदुरुस्त चीनी लड़की। निसार ने गर्व से नूर को देखा। बकरे ने अपनी गर्दन में कड़ापन लाते हुए ऐसे सर उठाया जैसे बब्बर शेर हो। उसकी चमकती काली पुतली और मेढे की तरह छल्लेदार सुडौल सिंह, दूधिया बाल, उसकी गर्दन को बाहों में भरते हुए निसार गदगद सा बोला पड़ा, जियो मेरे शेर मर्द बच्चे। तभी इमली के नीचे जमी महफिल में झगड़ा हो गया। राजा राम कुछ कह रहा था, नाथू सिंह ड्राइवर झपटते हुए चीखता जा रहा था, बेईमान बनाता है और ऊपर से गाली, खून पी जाऊंगा। सब खेल छोड़कर बीच में ही पड़ गए। ताश के पत्ते इधर उधर बिखर गए। रेजगारी अपनी जगह पड़ी थी। अब देख लो,
मैंने तो तू तड़ाक गाली गुफ्तारी की थी, जो हाथापाई पर उतर आए। राजा राम तगड़े ड्राइवर की ओट में छिपते हुए कह रहा था। तभी निसार चीख उठा। औरत की तरह मिमियाती क्यों है? मिमियाता है वे मर्द की तरह बोल। बेईमान ठहराता है तो ठुकता क्यों है जनानों की तरह? निसार की ललकार ने काम किया। सब खामोश हो गए और दर चिलचिलाती सड़क पर धूल का अंबार उड़ाती मोटर आती दिखाई पड़ी। अड्डे पर हलचल मच गई। चुस्की बर्फ वालों ने अपने ठेले पटरी पर लगाने शुरू कर दिए। बर्फ की सिल्ली पर छेनियाँ बज उठी। बुरादा धोकर बर्फ रंधे पर रख ली गई। कपड़े का गत्ता निचोड़ कर बर्फ के माथे पर पट्टी सी चढ़ गई। सोडा वाटर की बोतलों पर पानी छिड़क कर ताज़ा कर दिया। हर तरफ रौनक आ गई थी। खरखराती गुर्राती लौड़ी आकर रुकी। धूल से बिल्कुल ढकी सावरिया कपड़े झाड़ते उतरी। गांव के लोग फतोही पहने तेल से चिकनी लाठी पकड़े उसी में खाने की छोटी सी गठरी लटकाए आखिर वह भी भीड़ में सटकर ही निकली। सावित्री आ गई। ललुआ नहीं आया साथ? ठेकेदार ने अपनी लड़की के पास जाते हुए पूछा। निसार की आंखें सावित्री पर आ टिकी। 1 मिनट देखता रह गया। भड़ा हुआ शरीर, औसत औरत से काफ़ी लंबी और तगड़ी उठी हुई नाक, कस कर बंधे हुए बाल, दांतों की दरार में मिस्सी की लकीरें, पुष्टि कलाई में रंगीन चूड़ियाँ भरी हुई हथेली। पास खड़े क्लीनरों ने फुसफुसाहट हुई वापस में फप्तियाँ कसी। उसके बदन को देखकर बर्फ़ वाले ने उसकी पसंद की पहचान की और चिल्लाने लगा, सोडा लेमन, नींबू का शरबत, ठंडा बर्फ़। निसार की नज़रों में प्रशंसा झाँक उठी। उसने टूल बॉक्स से अपना बेला कढ़ा हुआ कुर्ता निकाला और पहनकर बाहें समेटने लगा। ठेकेदार सावित्री का टीन का बक्सा उठाकर चलने लगा तो निसार टोका, जरा ठंडे हो लेते ठेकेदार, धूप में कब से परेशान घूम रहे हो। सावित्री ने निसार को देखा और ठोस कदम रखते हुए बढ़ने लगी। निसार पीछे से देखता रह गया। सावित्री की मर्दानी चाल, कंकड़ की ऊंची नीची सड़क पर पड़ने वाले उसके जमे हुए कदम उनसे मानो उभरे कंकड़ दब रहे हो। धीरे धीरे सब खामोश हो गया। धूल के गड्ढे में फंसे पहियों को निकालती और पेट्रोल की गंध छोड़ती हुई लॉरी स्टार्ट हुई। इमली तले खड़े हो गई। जाने वाली लाड़ी उस जगह लग गई। भराई शुरू हो गई। मोटर का हॉर्न, निसार की आवाज़ एक के बाद एक गूंज उठी। वह चीख पड़ा, एटाकुरा वाली। उसका गला सूख गया। प्याऊ के पास कीचड़ में लेटे हाफते मरियल कुत्तों को खदेड़ता हुआ वह पानी की धार के सामने झुक गया। यह मेहरारू शायद ठेकेदार की बिटिया थी। पानी पिलाते हुए पंडित ने जैसे कुछ याद करते हुए कहा, 3 बरस पहले बेवा हुई थी। हमारे गांव से 4 कोस पर ससुराल है इसकी। निसार को गौर से सुनते देखा। वह कहता गया, इसी के पीछे इसके आदमी का कत्ल हुआ, पर रोया तक न छू पाया। कोई बड़ी मर्दानी है। शाम को बकरे को लिए निसार अपनी कोठरी की तरफ चला तो नुक्कड़ पर ठेकेदार के छप्पर में बकरी देखकर रुक गया। सावित्री का ध्यान आते ही चलने लगा। देखा, सावित्री उसे खड़ा देख चुकी है। वह बकरी के लिए पीपल के पत्ते डालकर उधर ही आ रही थी। सकपका कर निसार पूछ बैठा, यह बकरी कब खरीदी ठेकेदार ने? सावित्री ने उसकी ओर देखा तो न जाने कैसी मुद्रा बन गई। चेहरे का हर हिस्सा सिकुड़ा और फैल गया। फिर जैसे उसकी बात की अहमियत देते हुए बोली, अभी साल भर से बड़ी नहीं मालूम पड़ती। और उसने बकरी का होंठ मोड़कर कच्चे दानों की तरह उसके सटे हुए दांत खोल दिए और उसका मुंह निसार की तरफ करते हुए बोली, क्यों है ना?
निसार को जैसे पैर जमाने का मौका मिल गया। झट बढ़कर निकट पहुंचते हुए उसने बकरी को दूधिया दांतों पर पारखी की तरह आंखें गड़ा दी। फिर तो सिलसिला चल निकला। अपने बकरे के बारे में सब कुछ सावित्री को सुना गया। सावित्री बोली, बकरा पालने का क्या इरादा? अरे कोई कसाई 50-60 देगा। बकरे पालते तो जिस्म पर चिकनाई आती, बकरी पालते तो जिस्म में चिकनाई आती। अकेले फक्कड़ के घर कौन खटराक करे? इस नूर को मैंने बेचने के लिए नहीं पाला। अरे मर्द बच्चा है, दिन भर साथ तो रहता है, निसार ने कहा। काफ़ी देर बात चलती गई। ठेकेदार भी आ गया। उस रात जब निसार घर लौटा तब सावित्री उसके लिए नई नई रह गई थी। वह सोच रहा था, बस एक ही औरत है हजारों में। एक बात करती है तो आज़ादी से चलने फिरने तक लापरवाह खुलापन है कि पैसे लेकर सावित्री के पास आ बैठता। इसके बाद रोज वह अपने नंबर की गाड़ी भर कर अपने कमीशन के पैसे लेकर सावित्री के पास आ बैठता। सिर्फ सावित्री होती, कभी कभी कुछ लोग और आ जाते जिनसे सावित्री का जान पहचान हो चुकी थी। निसार और सावित्री के बारे में कुछ लोग फुसफुसाने लगे। उस दिन दोपहर में निसार छप्पर का टट्टर लगाए पास बैठा था। लू काफ़ी तेज चल रही थी, गर्मी बहुत थी। सावित्री एक हल्की पुरानी धोती पहने पास बैठी अपनी फतोई में बटन टाक रही थी। निसार गहरी नज़रों से उसको देखता और उसकी आंखों में चमक बढ़ जाती। आखिर उससे न रहा गया और उसने सावित्री का हाथ पकड़कर बाह जमीन पर टिका दी और अपने हाथों की उंगलियों को ऐसे फैलाकर जैसे गला घोटने के लिए हाथ उठे हो। सावित्री की बाह के इर्द गिर्द उंगलियां लपेट दी। सामने दोनों अंगूठे सींग की तरह निकले रह गए तो बोला, मैं तो समझता था कि तुम्हारी बाह कम से कम 2 बलिस तो मोटी होगी, यह तो आधी भी नहीं निकली। बाह पर गोश्त है कि मड़ा हुआ आटा, बिल्कुल थल थल। सावित्री जैसे गुन्हाई हो बोली, मेरी बाह से तुम्हें मतलब? लोहा है तो आटा है तो। और फिर कुछ सोच कर हंस पड़ी और हंसती ही रही। निसार भौवे टेढ़े किए ताकता रहा। तभी टट्टर खिसाकर गोरख भीतर आया, सकुचाया, झेपा भी, पर जैसे कुछ पकड़ पा गया हो। व्यंग से मुस्कुराकर आंखें गोल करते हुए और निसार की ओर ताकते हुए बोला, शायद ठेकेदार नहीं है। निसार के साथ सावित्री की बाह पर से सटा चुका था। निसार अपने हाथ सावित्री की बाह पर से हटा चुका था, पर उंगलियां जैसे थरथरा गई थी। सावित्री ने पैर से सरकाया तो एकदम रुक गई। निसार बोली, अरे जरा पैर की उंगलियां खींचना। एकदम नस चढ़ गई शायद। फिर अपने आप पैर झटकते हुए ठीक होकर बैठ गई। गोरख ने निसार को चिढ़ाने के स्वर में कहा, अरे मियाँ, यह तुम्हारा चरकट्टा बच्चन अड्डे पर तुम्हें खोज रहा था। क्या बात है, आजकल तुम्हारे पैसे से उसकी पहलवानी चल रही है और तुम भी सब वसूल कर लेते हो। कहते कहते गोरख कनखी से सावित्री की ओर देखा और बात अधूरी छोड़ दी। फिर वह चढ़ते उतरते रंगों में तब्दील होते निसार के चेहरे को देखने लगा। सावित्री ने जब सुना कि वह बारी बारी से निसार और गोरख की तरफ उत्कंठा भरी दृष्टि से देख रहा है तो निसार एकदम अपना तहमत संभालते हुए उठकर खड़ा हो गया। उसके सीने में कोई चीज़ फूल रही थी। होंठ चबाते हुए चलने लगा तो न रह गया। शायद इस तरह से चल देना कोई कमजोरी समझ ली। सावित्री तो जैसे उसके दिमाग में उतर गई थी। बोला, क्या वाहियात ख्यालात है। तुम लोग के बच्चन 1000 में एक मर्द है, पैसे से बेचारा कमज़ोर पड़ता है। पहलवानी के लिए खातिर चाहिए, खातिर है कोई कस्बे भर उसका सा जवान कपरट्टा।
जवान पट्टा। गोरख ने व्यंग से हूँ कर दिया। सावित्री गंभीर थी। निसार अपने बकरे नूर की डोरी खोलने लगा। सावित्री बोली, जब हफ्ते भर यहाँ है तो बंधा रहने दो। कोई आज धूप में ही नहीं मर जाएगा। कोई आज की धूप में ही नहीं मर जाएगा। वह चुपचाप नीचे उतर गया। उतारी हुई बनियान भी लेना भूल गया। सावित्री ने उसकी मैली जालीदार बनियान एक ओर सरका दी। देखकर गोरख बोला, सावित्री, कितना शर्म की बात है। एक मुसलमान मलिच्छ की लहदी छूना, और फिर कौन नहीं जानता। निसार के करम मोटर का एजेंट कोई इज्जत का पेशा है। दिन भर चरकटों के पीछे पड़ा रहता है। वे सब उसके यार दोस्त हैं। अखाड़े के लफंगे लड़के दिन भर साथ लगे रहते हैं। भगदम है जो सब उन्हीं पर फूंकता रहता है। सावित्री बोली, हुआ करे, हमसे क्या बैठता है। यहाँ कौन सा सोना चुरा ले जाता है। बच बैठक बाज है। वह पैसे पर ध्यान नहीं देता। दिन भर गप्पे हाँकता है। गामा रुस्तम और फिरंगी पहलवानों की बातें करेगा। इधर के किस्से सुनाएगा या नूर की हरी अरहर खिलाता रहेगा, बस। पर इतना कहते हुए सावित्री अपना सम्मान बचाने की अधिक चेष्टा कर रही थी। गोरख उसके इस भाव को न सह सका। कहने लगा, दिखता है कब तक चलेगी निसार की यह नवाबी। ऑर्डर हो गया, अगले महीने से सरकारी मोटरें इस लाइन पर चलेगी और महीना खत्म होने में हफ्ता भर तो रह ही जाएगा। तब देखना निसार की जालीदार बनियानें, चरकटों की खातिर और बकरे की हरी अरहर। और सावित्री अपने सोच में रही थी, जैसे निसार चाहे जो हो, पर इतने दिन हुए यहाँ बैठते कोई वैसी बात नहीं दिखाई जो आज बाह पकड़ी तो ताकत देखने के लिए मैंने जैसे बदन से कोई मतलब नहीं। नूर को रोज़ 4 मील दौड़ाता है। हफ्ते हुए सुबह लौटा था तो बातते हुए कह रहा था, दौड़ाऊँ न तो चर्बी बढ़ जाएगी इस पर, फिर किस काम का रह जाएगा। ताकत और चर्बी के मोटापे से बड़ा फर्क होता है। सावित्री बहुत साफ बात करता है। और अड्डे पर बैठा निसार ख्यालों में डूबा था। सावित्री के पास दिन भर के साथ के लिए जाता हूँ। उसमें ताजगी जो है, चुस्ती और अकड़ जो है, बदन की अकड़, इन सब ड्राइवरों और क्लीनरों का जोश खरोश जो दारू का चरस अफीम का है, मिनट 2 मिनट रहता है। बरसाती नदी से उफनते हैं, फिर नाली से बहने लगते हैं। सुबह का वक्त जो अखाड़े पर कट जाता है, बच्चन के पुट्ठे और शेर सी कमर, गफ्फूर की रस्सेदार गठीली बाहें, हाथी सी गर्दन, सब बेजोड़ है। पर अखाड़ा तो धूप निकलते निकलते बिखर जाता है। फिर क्या करूं? थोड़ी देर बाद अपने नंबर की वोटर भर दी। इसके बाद अगर सावित्री के पास बैठ लेता हूँ तो बुरा क्या। दिन भर सावित्री का रात भर नूर का साथ। सावित्री है भी बड़े खुले दिल की औरत। तभी इतनी जल्दी इतने लोग उठने बैठने लगे। उसके पास सोचते सोचते एकदम दिल न जाने क्यों भर आया। तबीयत हुई नूर को खोल लाए, अकेला होगा वहाँ। तभी शोर मच गया। आई हुई मोटरों के टायरों में कंकड़ बुदबुदाए और धूल का धुआं फैल गया। आई हुई मोटर का एक पहिया कच्ची पटरी पर धूल के मखमली मटमैले गद्दे पर बेल बूटेदार निशान छोड़ता निकल गया। मोटर रुकी। उसमें से मोटर के मलिक खान उतरे। सब कर्मचारी ने घेर लिया। उन्हें पता चला कि बहुत कोशिश करने पर भी सरकार यह बात नहीं मानी। अब 1 तारीख से सरकार बसें इस लाइन से चलेगी, इसलिए वे प्राइवेट कैरियर का लाइसेंस लेने लखनऊ जा रहे हैं। शायद एक आध ड्राइवर खप जाएं, उनमें काफ़ी लोग बेकार हो जाएंगे। निसार शून्य सा रह गया। दिल बैठ गया। भीतर कोठरी में जाकर सीट की एक गद्दी बिछाकर लेट गया। उदास सा सिर में कुछ दर्द सा। सावित्री का ध्यान आया तो वह लगा जैसे वह अकेला ही था और अकेला ही है। सोचने लगा, गोरख की बैठक बहुत ही उसके पास। गोरख की बातों में ऐसा गुमान है जैसे सावित्री पर उसका हक हो। गोरख को
उसे सिर्फ औरत मानता है, औरत से ज़्यादा कुछ नहीं। और सावित्री भी जरूर एक औरत की ही तरह उसके साथ पेश आती होगी, जरूर उसके बसी इरादों के सामने घुटने टेक देती होगी। आखिर औरत है, वह मर्द नहीं हो सकती। उसके बदन में अकड़ है, गोरख के सामने वह भी खो जाती है। उसके दिल में वही मैलापन, कमजोरी जरूर होगी। आदमी आदमी है, औरत औरत। सावित्री आखिर औरत है। सोचते सोचते वह न जाने कब सो गया। आंखें खुली तब रात झुक आई थी। बाहर निकला, अड्डे पर सन्नाटा था। छप्पड़ के लट्ठे में गड़ी कील पर एक बीमार सी लालटेन जल रही थी, जिसे प्रकाश में लट्ठे के काले काले पपड़े अजगर के काले काले पपोटे की तरह चमक रहे थे। मोटर की छतों पर क्लीनरों ने बिस्तर लगा दिया। अड्डे के वीरानेपन में मोहक खामोशी थी, वही खामोशी जो सुबह सुबह होते होते खरखराहट, हॉर्न की आवाज़, लड़ियों की ढीली टीन की बड़ी शोर में दुबक जाती। दोपहर में ताश पत्तों और गलियों और सस्ते मजाकों में छुप जाती। शाम को पैसों के लिए झगड़ते, ऊंची आवाज़ में हिसाब मिलाते मुंशियों की इंसानियत की तरह मुर्दा रहती। रात होते थके मादे मेहनत कश लोगों की गोद में चिंताहीन सी छा जाती। निसार घर की तरफ चल दिया। नूर को लेने जब सावित्री के छप्पड़ में पहुंचा तो अजीब सा दृश्य सामने आया। 2-3 सिपाही तलाशी ले रहे थे, सामान उलट पुलट कर रहे थे। ठेकेदार कमर पर हाथ रखे, सिर झुकाए, पखे का सहारा लिए खड़ा था और सावित्री बड़बड़ा रही थी, कोना कोना देख डालो पर कोई चीज़ नुकसान न हो पाए। ए हवलदार साहब, इसमें कांच की चूड़ी है। हाँ, काफ़ी भीड़ जमा हो गई। निसार सारी घटना का कोई सिलसिला नहीं बैठा पाया, इसलिए कुछ पूछना ठीक न समझ वो नूर को खोलने लगा। सिपाही ठेकेदार को लेकर थाने की तरफ चल दिया। निसार चुपचाप सा नूर को लेकर घर की तरफ चला गया। सोचा सुबह अकेले में सावित्री से पूछ लेगा। रात को खाट के पाए से नूर को बात कर लेट गया। जो ख्याल आया कि महीना ख़त्म होने के 5 दिन रह गया है, तब वह यहाँ क्या करेगा, कौन सा काम मिल जाएगा इस कस्बे में। नूर का पेट कहाँ से पलेगा। उसने लेटे लेटे बकरे की गर्दन घुमाई और उसका मुंह अपने गालों से रगड़ कर अपनी गर्दन से चिपका दिया। धीरे धीरे नींद आ गई। सुबह एक छोटी सी गठरी बांधे नूर की रस्सी पकड़े वह सावित्री के छप्पर में पहुंचा। दिन काफ़ी चढ़ा था। सावित्री देखती पूछ बैठी, क्यों आज नूर को दोहराने नहीं ले गए? चलो अच्छा किया, चर्बी चढ़ेगी तो खासे दामों में बिक जाएगी। निसार को जैसे बात काट गई। वह मजबूरी थी, बोला इस पहली मोटर में करीमगंज जा रहा हूँ। यहाँ तो अब धंधा खत्म हो गया है। वहाँ मेरे एक मामू है, शायद कोई नया जरिया निकल जाए। 2-3 रोज़ में आ जाऊँगा। नूर को तुम्हें सौंपे जा रहा हूँ। कहते कहते उसने बकरे की डोरी टट्टर से बांध दी। सावित्री ने साधारण तरीके से तका, फिर बोली, मोटर जाने में देर है अभी। मोटर काफ़ी तड़के छूटती है, ये लॉरी छूट गई तो दिन भर खराब हो जाएगा। कहते कहते वह चलने लगा। कदम तेज होते गए। लंबे लंबे डग भरता वह कंकर की सड़क पर मुड़ गया। नूर गर्दन उठाए मासूमियत से उधर ताक रहा था। निसार को करीमगंज से वापस आने में 10 रोज के करीब लग गए। वहाँ से वह नज़दीक गांव चला गया था काम की तलाश में। यह गांव ताजिया बनाने वाला का गढ़ था। कुछ काम मिल जाने की उम्मीद थी। यहाँ कोई दूर दूर तक के ताजिए यहाँ बनने आते थे। काम साल भर चालू रहता था। इक्के के सफ़र ने उसका जोर खोल दिया। मोटर के अड्डे पर आकर जब इक्का रुका तो जैसे वो भौचका रह गया। पहले तो जानते हुए भी सब कुछ उसे बड़ा अजीब सा लगा। दुनिया बदल गई है। चमचमाती सरकारी बसें खड़ी है। खाकी वर्दी पहने तस्तरी की तरह हैट लगाए कुछ कमज़ोर बदन वाले लोग इधर उधर आ रहे थे। पियाऊ वाले नुक्कड़ पर एक शरणार्थी ने शरबत लस्सी की दुकान खोल दी थी। लट्ठों पर सधे टीन के शेड में 2-3 नीली नीली बसें खड़ी थी। इधर उधर झंडियाँ लटक रही थी। वह अबाक ताकता रह गया। गहरी ठेस लगी। वह सब कहाँ गया? दिन भर लड़ते झगड़ते मिलकर बैठने वाले चेहरे कहाँ चले गए? इमली के नीचे मोटर की गद्दियों पर लगने वाली ताश की महफिल वीरान थी।
दिन दिन भर मरम्मत होने वाला, रह रह कर गुर्रा कर रुक जाने वाली लॉरियों की आवाज़ खामोश थी। एक तरफ मेज कुर्सी पड़ी थी। नया ही दौर था, नई तरह की चहल पहल थी। बसों को देखा तो अच्छी लगी, पर यह भी महसूस हुआ कि उन्होंने पेट पर लात मारी है। घृणा, पश्चाताप, बेबसी, केवल यह सोच पाया था, इन पर कभी पैर नहीं रखूंगा। वह सीधा सावित्री के छप्पड़ की लपका और इस आशा से कि वहाँ पुरानापन व पहचानी फिजा मिल जाएगी। पैर रुके, नज़र उठी, देखा कोठरी में ताला बंद। झुंझला सा उठा हुआ बढ़कर बगल वाली दुकान पर पहुंचा। सोनू भूजी से पूछा, कुछ पता है कहाँ है सावित्री? सोनू बोला, आजकल सती सीता और सावित्री रही कहाँ गई हैं। सब बड़ी चलती औरत निकली, हम लोगों का मुंह काला करके गई। आज तक इस ठिकाने में अफीम का चक्कर कभी नहीं सुना था। अफीम क्या हुआ? ठीक ठीक बताओ। निसार ने उत्सुकता से पूछा। अरे भाई हाँ, अफीम। वह ससुरी अफीम बेचती थी। एक रोज 8-10 दिन पहले पुलिस को सुराग मिली, तलाशी हुई, पर अफीम बरामद नहीं हुई तो उस बार तो ठेकेदार को खबरदार करके छोड़ दिया। परसों फिर तलाशी हुई, आध पाव अफीम पकड़ी गई। गोरख लाके देता था और सती सावित्री बेचती थी। ठेकेदार तो हवालात में बंद है बेचारे, और जब तक पुलिस दोबारा आए यह गोरख के साथ छू मंतर हो गई। निसार ने सुना तो रही सही शक्ति भी जाती रही। कुएं की मन पर पैर फैला बैठ गया। कुछ देर ठीक होते ही, अच्छा हमारे बकरे का कुछ पता है? साथ ले गई कि कहीं रख गई उसने? बकरा तो औने पौने में बेच गई। सही जाहिद कसाई के हाथ। सो भला कसाई के सिवा कौन खरीदता जल्दीबाजी में? रुपये की दरकार होगी। सोनू ने निर्लिप्त भाव से कह दिया, जैसे उसमें कुछ असाधारण सा नहीं था। निसार ने सुना, सारा खून पानी हो गया, पर एक बार जोर से उसकी हड्डियों में कड़ापन आया, खाल में खिंचाव हुआ और दांत भींची, नाक फूली और भौं ऊपर सड़क गई। उसने फेटे में हाथ डाला, मुड़े हुए नोट की गड्डी हथेली में आ गई। गिनती में रुपये 50 थे। बौखलाया सा तेज कदमों से वह जाहिद कसाई की दुकान पर पहुंचा, चिक हटाई और भड़बड़ा उठा, कितने में बेचा है उसने नूर को? 25 में। कसाई ने कहा 25 में, लेकिन निसार भाई मैंने तब खरीदा था जब उसने यकीन दिला दिया था कि तुम इसे बेच कर गए हो। अल्लाह गवाह है जो जरा भी झूठ हो इसमें। कसाई निसार की दशा देखते हुए सारी परिस्थितियां समझकर एक सांस में कहता था, ज़्यादा बात से मतलब नहीं, यह लो 50 रुपये, बस चलो बकरा खोलो फौरन। झुंझलाते हुए निसार ने कहा। कड़ी नज़र से एक बार उसे ताका, जैसे जहाँ भी देर होने पर खून ही पी लेगा। कसाई का एक क्षण हिचका, मायूसी भरी नज़र उसने निसार पर डाली। निसार बुरी तरह ऊब रहा था। तभी कसाई बोला, लेकिन उसे तो जिबा कर डाला। आज सुबह ही क्या बताऊं? जिबा कर डाला, क्या बताऊं? खुदा कसम, सामने वाली रास है। दबी जबान से वह बोला और कहते कहते रुक सा गया। निसार के बदन की हर नस, हर नली का राह जैसे पिघला शीशा गुजर रहा हो। उसके हाथ से चिक छूट गई। उसने देखा नूर उसका दिन और रात का अकेला साथी, मर्द बच्चा, बेजोर, बेकस, मरियल, उधरी चमड़ी लिए उल्टा लटका, पर्दानसीन औरत की तरह चिक के पीछे से झांक रहा है। किसी तरह उसके पैर उसे अड्डे तक लाए। नसों की मर्दानगी
बदन का जोर, अकड़ सब मिट सी गई थी। नए मोटर बसों की आवाज़ में वह जोश सा था जिनके इंजन हल की रगड़ से चालू हो रहे थे। उनमें पुरानी लॉरियों का जोश, खरोश, चीख पुकार न थी। ड्राइवर और क्लीनर सब जैसे धीरे धीरे मरियल और बेजान आदमियों की तरह घिसट रहे थे। और वह सोच रहा था कि क्या जिंदगी कसमकस, ताजगी और जिंदादिली की दुनिया से वह मुर्दों की दुनिया में कदम बढ़ाया जा रहा है। क्या वह करीमगंज जाएगा, वहाँ ताजिया बनाएगा, वे ताजिए जिनके आगे आगे मुर्दों का एक जुलूस चलता है, जो छाती पीटते और मरसिए गाते निरंतर कब्रिस्तान की ओर बढ़ते जाते। तिरस्कार से उसका जी भर गया। इन मुर्दों की दुनिया में वह नहीं रहेगा। उसे जिंदा रहने के लिए जोश, खरोश और भीड़ खब्बड़ चाहिए। और अपने पाँव से धूल उड़ाता वह बस्ती की ओर चला गया। धन्यवाद।